एजेंडा में आज बात होगी भोपाल में शिवराज की अगुवाई में हुई फसल बीमा पर मंथन की, और बात करेंगे चना बांटने के वादों से बंधी छत्तीसगढ़ के रमन सरकार की, जो इस समय आदिवासियों से किए गए अपने वादों पर घिरी नजर आ रही है। साथ ही बात करेंगे कचरे में नेत्रदान की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एजेंडा। एक्सप्रेस एजेंडा में सबसे पहले बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है हल्दर के हक की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खत्म हुई उस संगोष्ठी की जिसमें फसल बीमा में बदलाव की कवायद की। दूसरी तस्वीर है नाक को चने चबाने की कहावत को चरितार्थ कर रही छत्तीसगढ़ सरकार की, जो सरकारी खजाने को बड़ी चपत लगा सकती है। वहीं तीसरी तस्वीर है नेत्रदान पर खड़े हो रहे सवाल की। ग्वालियर में नया मामला सामने आया है, जहां दान में दी गई 99 आंखों का हिसाब किताब ही नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा रमण की मौजूदगी में फसल बीमा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन भोपाल में हो गया। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने और किसान को उसका उचित हक दिलाने के लिए 2 दिन मंथन चला। किसानों के हित और खेती को लाभ का धंधा बनाने के मकसद से फसल बीमा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश के रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए हर सरकार को सबसे पहले किसानों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। इस 2 दिनी संगोष्ठी में फसल बीमा योजना की कमियों को दूर करने पर भी मंथन हुआ, जिसमें किसानों को 100% रिस्क कवर हो सके, और अगर बीमा कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं हुई तो किसान कल्याण कोष बनाने पर भी विचार विमर्श हुआ। इस तरह हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आज भी 65% से ज्यादा लोग केवल कृषि पर जिंदा है, खेती पर जिंदा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी भरोसा दिलाया कि किसानों को हर संभव मदद की जाएगी। फसल बीमा योजना को नए स्वरूप में इस तरह तैयार किया जा रहा है कि ये किसानों के लिए फसल आमदनी बीमा योजना साबित होगी। हम बहुत ही जल्द ही शिवराज जी के साथ बैठकर और पूरे देश के किसानों के लिए हम एक ऐसी बीमा योजना निश्चित रूप से लाएंगे जिसमें उनके न्यूनतम आमदनी की गारंटी होगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की फसल बीमा संगोष्ठी को सिर्फ छलावा बताया है। कांग्रेस के मुताबिक बीमा कंपनियां क्लेम के नाम पर प्राकृतिक आपदा झेल रहे किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रही हैं। और जो स्वयं किसान पुत्र होने का दावा करते हैं वो अपने सीने पे हाथ रख के ये बताएं कि फसल बीमा की प्रति एकड़ 1 रुपए 20 पैसे की राशि देना कहाँ का बात है, कितनी हास्यास्पद बात है। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज 5 स्टार होटलों में बैठ के आप फसल बीमा योजना पे बात कर रहे हैं, और जो गरीब किसान है, जो वास्तव में सफरर है, जिसकी फसल बर्बाद हुई है, उसको 1 रुपए 20 पैसे प्रति एकड़ के मान से आप जो है भुगतान कर रहे हैं। किसानों के हितों की बातें तो बड़ी बड़ी होती आती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या एसी कमरों में बैठकर मंथन करने वाले नेताओं की नीयत जमीनी स्तर पर किसानों तक अमृत पहुंचाने की है या सिर्फ वोट बैंक मजबूत करने की। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय सिंह। एक्सप्रेस एजेंडा में आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। साथ ही जुड़ रहे हैं इस खबर पर एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय सिंह। सबसे पहले हम सत्य विजय के पास चलते हैं। सत्य विजय, आप सेमिनार में दोनों दिन रहे, मंथन देखा आपने, आखिर किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल और आज ये 2 दिन का सेमिनार चला था। इस पूरे सेमिनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा आज केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे, और इसके अलावा देश विदेश से कई ऐसे मशहूर साइंटिस्ट आए थे जो कृषि के क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखते हैं। कुल मिलाकर दोनों दिन के मंथन के बाद यही निष्कर्ष निकला है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसा कि दावा करते आ रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और इसके लिए वो किसानों की हर संभव मदद करेंगे। फसल बीमा योजना की बात की जाए तो इस पर उनका साफ कहना है कि अब तक जिस तरह से किसानों के साथ छलावा होता रहा है, उन्हें पर एकड़ 1 रुपए से लेकर 142 रुपए तक से मुआवजा दिया गया, जो कि किसानों के साथ साफ साफ नाइंसाफी है। तो फसल बीमा योजना की ऐसी जो कमियां हैं उन्हें दूर करके एक अच्छी योजना बनाई जाएगी। और अगर सत्य विजय, वो कौन सी कमियां हैं जिनको इन्होंने चिन्हित किया और किस तरह से दूर करेंगे?
देखिए, जो मुख्यमंत्री ने खुद उन कमियों को सबके सामने गिनाया, उनमें सबसे बड़ी चीज यही है कि जिस तरह से बीमा एजेंसियां पहले जो है किस्त तो ले लेती हैं, लेकिन जब फसल बर्बाद हो जाती है या किसी प्राकृतिक आपदा में किसान की फसल चौपट हो जाती है, उसके बाद उन्हें मुआवजे के नाम पर बहुत कम रकम दी जाती है, जिसके चलते किसान की कोई आर्थिक मदद नहीं हो पाती। इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही उठाया है कि अगर बीमा एजेंसियां आगे अगर अपनी इन कमियों को दूर नहीं करती हैं तो किसान कल्याण कोष बनाया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश और ये सशर्त बात कही है कि मध्य प्रदेश में किसान कल्याण कोष बनाया ही जाएगा। देखिए, इस पर अभी उनका साफ कहना था कि मंथन था, मंथन के बाद अमृत निकलेगा, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा है कि मंथन के बाद एक हम किसानों के हित की योजना बनाएंगे और ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे किसान का 100%। चलिए सत्यविजय जी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। रंजन जी, आप क्या देख रहे हैं? कम से कम ये तो स्वीकार किया है, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कि किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है और उनकी नजर अब बीमा कंपनियों पर है कि वो मुआवजा देंगे। फसल बीमा की बात हो रही है, क्या विकल्प है इस वक्त बीजेपी के सामने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या मंथन में मौजूद स्वयं मुख्यमंत्री? देखिए राकेश जी, जो बीमा कंपनी है, जो किसान है, उन दोनों बीच में सरकार भी है और सरकार का दायित्व है कि किसान को फसल का नुकसान होने पर उचित मुआवजा दिया जाए। ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। पहले कंपनी जो बीमा कंपनी कहती थी अगर 25% का नुकसान है तो नुकसान नहीं माना जाएगा, 50% का तो इतना देंगे हम। तो ये लगातार एक किसान को लगातार दिक्कत हो रही थी। और जो किसान की फसल है वो देखिए वो खुले में पड़ी हुई है, वो कहीं पे उसने वो घेर नहीं सकते, उसको वो टेंट नहीं लगा सकते, तो फसल पे निर्भर है। रेन कहीं बरसात हो गई। रंजन जी, मुआवजे की क्राइटेरिया को लेकर मोदी सरकार ने क्राइटेरिया बढ़ाया है। जी जी, नहीं ये जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली दिल्ली से लिखी जा चुकी है, मुझे जो लगता है सिर्फ मंथन चल रहा है, विश्वास में लिया जा रहा है। और एक दिल्ली से स्कीम ऐसी आने वाली है जो कि किसान को एक मिनिमम इनकम इंस्टीट्यूट करेगी, जिससे किसान को अगर फायदा नहीं होना है तो उसकी जो लागत है कम से कम लागत निकल के आए। ये जो मंथन हुआ है, मंथन उसकी एक प्रस्तावना बोल सकते हैं। इसके बाद स्कीम तो लॉन्च होनी है। अच्छा, कि ये समस्या है जी, केवल मध्य प्रदेश से नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार, पूरे महाराष्ट्र की है, हर जगह सब जगह। तो एक सेंट्रल ऑलरेडी इस पर विचार कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम ऐसे स्कीम लाएं जिससे किसान को अगर फायदा नहीं होना है तो उसको नुकसान ना हो। ये कोशिश है उनकी, ये कोशिश है। सत्यविजय, विशेषज्ञों से आपने बातचीत की होगी, क्या सुझाव उन लोगों ने दिए हैं? देखिए, सुझाव की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा वो यही था कि उन्हें उचित मुआवजा दिया है। इसके अलावा 100% रिस्क कवर किया जाए। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और जो कृषि वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कहा कि अब आगे से जो योजना बनाई जा रही है उसमें खेती का जो रिमोट से मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें सही आंकड़ा निकल के आएगा। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने यह भी दावा किया है कि जो पंचायत लेवल पर जो नुकसान की बात की जाती है, जिसको कि हमारे अधिकारी नहीं मानते हैं, उन पर भी भरोसा किया जाएगा और किसानों को मिनिमम जो इनकम है, जैसे कि बाकी विभागों में एक किसान आय होती है, उस तरह किसानों की भी आय सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी ये सिर्फ 2 दिन की संगोष्ठी थी जिसमें कहीं ना कहीं आना बाकी है। सत्यविजय, शायद आप ये कह रहे हैं। रंजन जी, आपने कहा कि किसान कल्याण कोष, जो शिवराज पहले भी कहते रहे, मंथन के दौरान भी उन्होंने ये बात उठाई है, लेकिन उनकी नजर अभी भी बीमा कंपनियों पर है। लेकिन ऐसे कौन से विकल्प हैं जिससे कि जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ये है कि उनको मुआवजा मिले या न मिले, लेकिन जो लागत का हक है वो मिले, कौन से विकल्प हैं ऐसे किसानों के लिए सरकार के पास? विकल्प नंबर 1 जो सरकार विचार कर रही थी कि अगर जो बीमा कंपनी किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रही हैं या उनको चीट कर रही हैं, दार्क में रख रही हैं, उनसे पैसा लेती हैं, पैसा नहीं देती हैं, तो हम खुद सरकार एक बीमा कंपनी की स्थापना करें। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम अगर बीमा कंपनी की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक कोषालय की स्थापना करें, जिससे नुकसान होने पर किसानों को एक मिनिमम राशि हम दे पाए। जैसे अभी बीच में उन्होंने बोनस नहीं दिया, मतलब वो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। खैर, सत्यविजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। किसानों को फसल बीमा का लाभ समय पर मिलता रहा हो, ये कहना सही नहीं होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भोपाल मंथन से निकला निष्कर्ष उन किसानों को किस हद तक राहत दे पाता है जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा के चलते चौपट हो जाती है और समुचित मुआवजे के लिए उन्हें लंबा इंतजार ही नहीं करना पड़ता है, बल्कि ज्यादातर निराशा ही हाथ लगती है।
देखना होगा कि आखिर किसानों के हितैषी शिवराज का हस्तक्षेप मोदी सरकार की नई फसल बीमा योजना को कितना कारगर सिद्ध करती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे नाक को चने चबाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई किसानों को उनका हक दिलाने की मशक्कत की। अब बात धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में समस्या बने चने की। चने की चढ़ी कीमत ने छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बना दी है। अगर कीमतों की वजह से आदिवासियों तक चना सस्ते दाम में नहीं पहुंचा तो फिर रमन सरकार के वादे पर सवाल खड़ा होना तय है। ऐसी हालत इसलिए हुई है क्योंकि बेमौसम बारिश ने दलहन की कीमत में आग लगा दी है और राज्य सरकार चना 35 रुपए में खरीदती थी, जो इस बार 55 रुपए में उसे खरीदना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में चना इस बार सरकारी खजाने को बड़ी चपत लगाने जा रहा है। गरीबों को रियायती दर पर हर महीने 2 किलो चना देने वाली रमन सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस योजना के लिए पिछले साल की तुलना में करोड़ों का बोझ पड़ेगा। दरअसल आदिवासी परिवारों को राज्य सरकार हर महीने सस्ती दर यानी 5 रुपए प्रति किलो पर 2 किलो चना देती है। इसके लिए खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए होती है। पिछले साल 35 रुपए प्रति किलो की दर से चना खरीदा गया था, लेकिन इस बार दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि बढ़ी महंगाई के बावजूद चना योजना को बरकरार रखा जाएगा। रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो कभी बहुत सस्ता हो जाता है, कभी बहुत महंगा। और योजना में उसका कोई फर्क नहीं है, कभी महंगा चना खरीदते हैं, कभी सस्ता, मगर वो तो पीडीएस का हिस्सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जरा इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर पिछली बार की तुलना में इस बार सरकार को कितनी ज्यादा राशि चना योजना के तहत खर्च करनी होगी। योजना में चने की कुल खपत बिलासपुर जिले को 325 मीट्रिक टन, कोरबा जिले को 496 मीट्रिक टन, बलरामपुर कांकेर को 336 मीट्रिक टन, अंबिकापुर जिले में 444 मीट्रिक टन। इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों में करीब 5000 मीट्रिक टन आवंटित चना किया जाता है।
इस बार प्रति क्विंटल 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को कितने करोड़ की चपत लगने जा रही है। अब चढ़ी कीमतों पर बढ़ी मुश्किलों को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम सरकार से सलाह लेने जा रहा है। ऐसे में चना बांटने के वादों से बंधी सरकार अब क्या बीच का रास्ता निकालती है, इस पर सबकी नजर होगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, चने की चढ़ी कीमत क्या परेशानी का सबब बनेंगे? रमन सिंह तो इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें दो तरफी मुश्किलें हैं सरकार के लिए। पहली बात तो ये कि सरकार को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे अगर पिछली बार की तुलना की बात की जाए, और दूसरा ट्रस्टेबल चीज नहीं रह गया है। नागरिक आपूर्ति निगम से जो खरीद फरोख्त होती है वो अब विश्वसनीय नहीं रह गई है। इसलिए अगर वो कम रेट में खरीदे या ज्यादा रेट में खरीदे, हर कोई इसे संशय की नजर से देख रहा है। इसलिए नागरिक आपूर्ति निगम की नहीं चाह रहा है कि चढ़ी कीमतों पर वो ज्यादा जो है वो चने की खरीदारी करे, और सरकार की कोशिशें यही है कि वो किसी तरह से चना की योजना को बरकरार रखे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो आदिवासी को चना देने की जो योजना है वो बिल्कुल रफ्तार जो है उसकी धीमी पड़ती जा रही है, और हर किसी को लग रहा है कि शायद इसके लिए अब रमन सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता अख्तियार जरूर करेगी। लेकिन सत्येंद्र, जो जिला स्तर पर आपने एक रिपोर्ट में अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसके बाद समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी खरीद हो नहीं पाई है। सरकार की कोशिशें ये है कि चना जो है वो थोड़ी जो महंगाई है वो थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद चने की खरीद बिक्री की जाए। लेकिन बावजूद जो चना योजना है, क्योंकि हर महीने ये जो है वो गरीबों को बांटा जाना है, लेकिन जो कीमतें हैं वो हर दिन चढ़ रही है। ये सिर्फ गरीबों को है कि खासतौर से आदिवासियों के लिए भी? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए है, और आदिवासियों के लिए ही है कि 2 रुपया प्रति किलो की दर से 5 रुपया प्रति किलो की दर से, माफ कीजिएगा, 2 किलो चना प्रति महीने जो है वो आदिवासी लोगों को आवंटित की जाती है। लेकिन फिलहाल ये जो चढ़ी कीमतें हैं और नागरिक आपूर्ति निगम जो संशय में पड़ा हुआ है कि वो खरीदे या ना खरीदे, इसकी वजह से ये चना योजना जो है फिलहाल मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। सत्येंद्र जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। रंजन जी, फिर विकल्प क्या है रमन सिंह सरकार के सामने? मामला आदिवासियों का है जिनके दम पर सरकार बनाते हैं। जी, लेकिन विकल्प बड़े सीमित हैं। उनको प्रोटीन देना है आपको। दाल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट खुद बता रही है। बाहर 100-120 रुपये तुरंत दाल जा रही है, तो चना ही एक सस्ता विकल्प है। चने का जैसे जिस मूल्य पर आदिवासियों को देना है वो बहुत कम है, और जो खरीद रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन फसल खराब हो गई। फसल लगातार 2 साल से खराब हो रही है, तो चने का जो कीमत है वो बढ़ रहा है। पहली बात तो है कि जो चना का जो उपलब्धता है, आपकी जो प्रोक्योरमेंट है वो उतना होना चाहिए जितना की डिमांड। पहले तो समस्या आपको ये है उत्पादन की, हाँ, वो चैलेंज आपको सामने है। दूसरा फिर अच्छा, समस्या फंड की नहीं है। फंड की अगर 20 रुपये किलो ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट फंड इकट्ठा कर रही है। समस्या तीसरा जो है कि जो सप्लाई होनी है, जब रेट बढ़ता है तो उसी साथ कालाबाजारी बढ़ती है। तो जो चना है गरीबों का कालाबाजारी एक नई चीज, एक नया मुद्दा आपने निकाला। सत्येंद्र जी, कालाबाजारी और जो सरकार के खजाने पे अतिरिक्त भार है, उसको लेकर के आप क्या बताएंगे? देखिए, इसमें सरकार के लिए मैं एक और चीजें जोड़ना चाहूंगा। सरकार के लिए मुश्किलें यह है कि जब सरकार ने चना योजना की शुरुआत की थी, उसी वक्त सरकार पर यह सवाल उठाए गए थे कि आदिवासी बहुल इलाकों में शराब की खपत काफी ज्यादा होती है, और चना बांटकर वो चखना, जो चूंकि शराब के साथ इस्तेमाल किया जाता है अमूमन, वो चखना बांट रही है। ये विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहा है, और अब विपक्ष बार बार ये सवाल पूछ रहा है क्या वाकई में चना योजना बरकरार रहेगी? हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि सरकारी खजाने में बहुत ज्यादा चपत लग रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ऐसे में वो सरकार अपने खजाने में ज्यादा बोझ नहीं डालेगी। तो ये ऐसे सवाल हैं जो सियासी गलियारे में घूम रहे हैं। सरकार आलोचनाओं के एकदम सिरे पर खड़ी है, और सरकार के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा। चलिए सत्येंद्र जी, इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले धान खरीदी पर घमासान, फिर नमक की गुणवत्ता पर सवाल, और अब चने की चढ़ी कीमतों ने रमन सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। ताजा मुद्दा एक बार फिर आदिवासियों से जुड़ा है, जिनसे किया गया वादा अगर नहीं निभाया गया तो फिर कांग्रेस के हाथ एक और मुद्दा लगना तय है, जो पहले से ही इन दिनों आक्रामक हो चुकी है। यानी एक बार फिर रमन सरकार की प्रबंधन क्षमता और दूरदर्शिता दांव पर है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बदनाम हुआ नेत्रदान। चलो घर घर जाकर सब बच्चों को स्कूल लाते हैं, ज्ञान के सागर में मिलकर डुबकी लगाते हैं। भविष्य हर बच्चे का
बेहतर बनाते हैं। कम से कम 12वीं तक सबको पढ़ाते हैं। 12वीं तक पढ़े पढ़ाए स्कूल को दोस्त बनाए। 12वीं तक पढ़े पढ़ाए स्कूल को दोस्त बनाए। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़के को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस लेकर पकड़ाए गए। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये तो बात हुई चने पर घिरी रमन सरकार की। अब बात नेत्रदान का पलीता लगा रहे अस्पताल की। ग्वालियर के जया रोग हॉस्पिटल में दान दी गई आंखें कचरे में मिलने के बाद एक नए खुलासे की, जो ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि दान में दी गई 99 आंखें आखिर कहां चली गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ग्वालियर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की तस्वीरें, लापरवाही की तस्वीरें और तस्वीरें ऐसी कि जो देख ले वो जीते जी इस अस्पताल में न आना चाहे। ये वही हॉस्पिटल है जिसमें दान की गई आंखें कचरे के ढेर में मिली थी, जिसके बाद घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। टीम लीडर विदिशा मुखर्जी जांच के लिए पहुंची और जो पाया वो चौंकाने वाला था। शुरुआती जांच में पता चला कि रिकॉर्ड में 132 आईबॉल दर्ज हैं, मगर इस्तेमाल महज 37 ही हुई। बाकी कहाँ है? बड़ा सवाल, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ये इसमें जो घटना घटी है वो दुखद है और हम समझते हैं मानवीयता के नाम पर कलंक है, जघन्य अपराध है कि जो लोग दान में आंखें देते हैं इस उद्देश्य देते हैं कि हमारी आंखों से दूसरे का जीवन दान हो जाए, उनकी आंखों को रोशनी मिल जाए, लेकिन वो आंखें जो दान में दी जा रही हैं वो कचरे के ढेर में मिल रही हैं। इससे बड़ा अव्यवस्था का आलम क्या होगा। भाजपा की सरकार है, अच्छे दिनों की बात करती है। ये कौन से अच्छे दिन है कि जो लोग दान में आंखें दे रहे हैं वो कचरे के ढेर में मिल रही हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम की हम चाहते हैं न्यायिक जांच। एडीएम विदिशा मुखर्जी ने छात्रों से पूछा कि रिसर्च के लिए मुहैया कराई जाने वाली आंखें कहां से आती हैं, क्या दान में मिली आंखों का इस्तेमाल होता था, लेकिन जवाब कुछ नहीं आया, बल्कि सन्नाटा खिंच गया। जांच टीम ने सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए और अब एडीएम विभाग के सभी सदस्यों से अलग अलग पूछताछ करने का मन बना रही हैं। जांच में क्या निकलता है, क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी या फिर जांच केवल फाइलों में बंद हो जाएगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रहलाद सिंह। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं ग्वालियर से विनोद शर्मा जी। विनोद जी, आखिर पूरी कहानी क्या कह रही है? सिर्फ लापरवाही है या फिर कुछ और भी? बिल्कुल, ये पूरी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 132 आंखें जो अब तक 18 सालों में दान की गई हैं और केवल 33 आंखों का प्रयोग किया गया है, जबकि 99 आंखें कहां गई इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर अब न्यायिक जांच की बात कही है। साथ ही उनका कहना है कि मजिस्ट्रियल जो जांच हो रही है उसमें निकलकर तथ्य सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से जो जांच चल रही है उससे जयरोग अस्पताल में काफी हड़कंप मचा हुआ है और खास करके उन लोगों में हड़कंप मचा है जो नेत्र विभाग से संबंधित हैं और पूरे मामले को लेकर प्रशासन के पास तौर पर विनोद प्रबंधन का गोलमोल जवाब होगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है कि 99 कहाँ है आंखें वो? जी बिल्कुल, ये कोई किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है और सबसे अहम बात यह है कि 18 सालों के भीतर ये सब कुछ हुआ है, किसी के पास इसकी कोई जवाब नहीं है, जानकारी नहीं है। जब इस बारे मामले में एडीएम जो विदिशा मुखर्जी उन्होंने बात की डॉक्टरों से, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए, गोलमोल जवाब देते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। इससे साफ होता है कि आंखें कहीं चली गई हैं। खास तौर पर हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा सा। रंजन जी क्या कहते हैं, आंखों का मामला है और नजर नहीं है उस पर प्रबंधन की? राकेश जी देखिए, आंखों का जो डोनेशन होता है उसका पूरा प्रोसीजर होता है, आंखों को निकालने से लेकर के रखने तक का
एक पूरा वेल प्लेस्ड एक साइंस है वो जी। तो कहीं कहीं लापरवाही हुई है, लेकिन वो एक पार्ट है। देखिए, लापरवाही से आंखें खराब हो जाना एक पार्ट है, लेकिन जो आंखें फेंकी गई हैं एक क्रिमिनल एक्शन है, एक क्रिमिनल एक्ट है, उसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ के क्रिमिनल ऑफेंस देखने में आया है। तो दूसरी, कई बार हम लोग कहते हैं आंखें बोलती हैं, मरने के बाद आंखें बोल दी, ऐसा देखा। जो आंखें फेंकी गई वो गार्बेज में फेंका गया, लेकिन वो जो जिन लोगों ने फेंका होगा किस्मत खराब रही होगी कि वो आंखें खिड़की पे गिरी, उनको दूसरी आंखों ने देख लिया। 18 साल में 132 आंखें। चलिए, बात आंखों की है, आप कह रहे नजर पर नजर रखे। विनोद जी, आपका ग्वालियर से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ चर्चा में जुड़े। नेत्रदान को लेकर के जागरूकता रंग ला रही है, और अगर इससे किसी को रोशनी मिलती है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन जब दान में दी गई आंखों से नजर हट जाए तो फिर गोलमाल सामने आता है, और यही एक साथ कई सवाल खड़े होते हैं। इसे सिर्फ लापरवाही कहकर टाला नहीं जा सकता है। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही। कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यार, आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी, पता है आपको 30 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस लेकर पकड़ा गए। पता है भाई। आपको हर न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। आज यहां पर मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। जी हां, क्योंकि एक तरफ हम करेंगे डिस्को डांसर मिथुन दा को उनके जन्मदिन पर सैल्यूट, तो दूसरी तरफ हम बताएंगे कि क्या बनी पेज 3 की सुर्खियां। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं ये एंटरटेनिंग सफर। जबान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती।
बॉलीवुड में अपने अलग डांसिंग स्टाइल और फेमस स्टाइल के लिए पहचाने जाने वाले डिस्को डांसर मिथुन आज 65 साल के हो गए। मिथुन का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना कोई गॉड फादर है और ना ही वो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से थे, फिर भी मिथुन का जलवा आज सिल्वर स्क्रीन पर बरकरार है। शानदार लुक, जानदार आवाज, इज्जत पर हाथ डाले।